आप अगर प्रोबेबिलिटी के हवाले से मैं कहूँ तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कार्डियोवास्कुलर चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। अब आपने इसे इसे रटा नहीं लगा ना कंसेप्चुअली, ये प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये याद कर ले बस। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज, तो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ठीक है, अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज है तो स्ट्रोक वॉल्यूम विल इंक्रीज। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज है तो हार्ट रेट क्या होना चाहिए, हमें इंक्रीज होना चाहिए। और ये क्यों इंक्रीज होना चाहिए, ताकि मेटरनल फीटल, ये मैं वर्ड लिख लूँ, मेटरनल फीटल प्लेसेंटल प्लेसेंटल circulation should be easy. Circulation should be very very easy to pass nutrient, to pass, to give oxygen, remove carbon dioxide। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपने इसी, अब सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस SVR ये डिक्रीज होगा। क्यों, ये अभी मैंने बताया कि मेटरनल फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन शुड बी इजी। और विस्कासिटी क्या होनी चाहिए, जब प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज है तो क्या होगा, लेस विस्कस, ब्लड विल बी लेस विस्कस। तो ये कंसेप्चुअल आप ऐसे ही याद करना है, रटा बिल्कुल नहीं लगाना। अच्छा, कार्डियक आउटपुट का फार्मूला, ये कार्डियोलॉजी में भी, कार्डियोलॉजी का भी एक पॉइंट बताता जाऊँ। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ठीक है, अब ये कितना बढ़ता है, प्लाज्मा वॉल्यूम हमारा बढ़ता है 50%, रिमेंबर। हार्ट रेट बढ़ता है 30%, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बढ़ता है 20%, और कार्डियक आउटपुट कितना बढ़ेगा, साफ जाए 50%। ये भी परसेंटेज भी याद करनी है। अगर आपको कंसेप्ट आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप कोई भी एमसीक्यूज, कोई भी, अब GFR का लोग है इतना कंफ्यूज, इतना डिस्कशन और हो रही होती है, आप जाके देखें वो के साहब के वो ग्रुप में क्या हुआ, क्या हर्षद करता है वो। ये देखें, कार्डिक कार्डिक आउटपुट इवन इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट का फार्मूला मैंने अभी बताया क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ठीक है, 30 वो था, 30% स्ट्रोक वॉल्यूम, और अपना हार्ट रेट कितने परसेंट था, हार्ट रेट कितने परसेंट इंक्रीज, 20। तो कितना होगा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, 50%। परसेंट में हम मल्टीप्लाई नहीं करते, प्लस करते हैं, याद कर लें, बेसिक मैथ है। अब आ जाए ये ब्लड प्रेशर पर। अब क्या होना चाहिए ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट कम है, कार्डियक आउटपुट कम है, ठीक है, अपना सॉरी ज़्यादा है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी डिक्रीज और डायस्टोलिक शुड बी डिक्रीज। अब इसमें आगे आएगा कि फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट एंटीनेटल विजन में क्यों इम्पोर्टेंट है ये, और कैसे हम कहेंगे ये अपना प्री एक्लेम्पशिया का रिस्क फैक्टर है। ओके, सेंट्रल याद कर ले, सेंट्रल वीनस प्रेशर डजंट चेंज एक्सेप्ट फेमरल, एक्सेप्शन है फेमरल की, ये इंक्रीज होता है। और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस मैंने पहले बताया कि ये डिक्रीज, सिस्टेमिक भी और पेरिफेरल दोनों शुड भी डिक्रीज, वेस्कुलर है चाहे आर्टीरियल है। क्यों, बिकॉज मेटरनल फीटल प्लेसेंटल जो है सर्कुलेशन वो इजी होनी चाहिए। अब बिलो, बिलो, अब ये आगे हम देखेंगे, ये फेमरल बिलो द वेस्ट, बिलो द वेस्ट, बिलो द वेस्ट, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ वर्ड, बिलो द वेस्ट, बिलो द वेस्ट, बिलो द वेस्ट,
वीनस प्रेशर एज इंक्रीज, ये लाइन याद कर लें, इन प्रेगनेंसी। इसी वजह से वो क्या होता है जी, बताएं जी क्या होगा? वेरी वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली और वेरिकोज वेन होगा, हिमरॉइड्स होगा। ओके, should be clear, it should be easy up to this point, I hope so। अच्छा, ये एक पॉइंट में याद कर लो, ये प्रोजेस्टेरॉन ही करवाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन है तो ये चीज़ें होंगी, अगर प्रोजेस्टेरॉन नॉट अवेलेबल, कोई भी प्रेगनेंसी है, एनी प्रेगनेंसी है नॉन वाइएबल। सो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रोजेस्टेरॉन हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे हमें एक्सटर्नली देना पड़े, हम देते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्योंकि प्लेसेंटा आ जाता है, इसे टेक ओवर कर लेता है, उसी से रिलीज होता है ये। तो ये सेकंड सेकंड और थर्ड में कोई इतना वो नहीं है प्रोजेस्टर। अब ये एक पॉइंट नोट करने वाला है, ये देखें, अगर फर्स्ट विजिट पे बीबी सिस्टोलिक 120 आया है, तो लास्ट विजिट, लास्ट बिफोर दैट delivery, before very day before delivery, very day before delivery, day, very that day before delivery, ये तो बीपी शुड नॉट, क्योंकि ये डिक्रीज होना चाहिए सिस्टोलिक, तो 120 नहीं होना चाहिए। ये याद रख ले, याद रख ले, वरना ये प्री एक्लेम्शिया और इसमें इसमें ये आता है। अब ये सबसे ज़्यादा किस में कम होगा, ये देखें, ये वीक 24 वीक, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर का ये होता है। अच्छा, डायस्टोलिक उससे ज़्यादा कम होता है और ये इंक्रीज होता है, बट जो पहली रीडिंग है उससे ये नेवर एवर मीट, कभी भी। तो ये एमसीक्यूज आता है कि डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज डबल इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, और स्पेसिफिक पूछे तो 24 वीक। ये एमसीक्यूज बार बार आते हैं और तंग करते हैं, ठीक है, और इसी वजह से फेलियर है, इसी वजह से फेल होते हैं कि इतना इतना आम सी चीज़ थी। सिनेरियो तो इतना ईजी है, आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। आप ये याद कर ले, अब सेकेंड वीक पे उसका बीपी 130 आ गया जी, जबकि फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे था उसका 110। तो हालांकि हमें रूल पता है कि डिक्रीज होना चाहिए, डबल डिक्रीज, ये 110 है सिस्टोलिक, तो ये आ गया 130, ठीक है, और डायस्टोलिक है हमारे पास 90 रीडिंग आ गई है। तो ये हमें वी शुड रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल कि ये प्री एक्लेम्शिया का रिस्क फैक्टर है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है ये कि पहली जो एंटी नेटल विजिट पहला जो होगा और जिसने करवाया सही सही, ठीक है, और किस वीक में होता है, व्हेन द प्रेगनेंसी इज कंफर्म, कोई रूल नहीं है। सेकंड जो विजिट है फिर वो अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, ठीक, व्हेन ओवर द प्रेगनेंसी इज कंफर्म, जो फिजिशियन है या इधर हमारा गायनी वाले करते हैं ना, उधर फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट शुड डू टेस्ट, वो सारा आगे आएगा। तो बीपी उसमें हमने मेजर करना है, और इसी की वजह से ही अब 130/95 को इजी लेते हैं, इजी लेते हैं, हालांकि ये प्री एक्लेम्शिया का कॉज है। ये मैंने पहले बताया हुआ है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब मैंने क्या बोला था, बिलो द वेस्ट, बिलो द वेस्ट venous pressure is increase, तो क्या होगा, ये वेरिकोसिटी होगी, वेरिकोसिटी, वेरिकोस वेन, हीमोरॉइड्स। तो एक पेशेंट आ गया प्रेगनेंसी में वेरिकोस वेन, और कोई मतलब रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ऑब्जर्व, इसी तरह हीमोरॉइड्स, ठीक है, ये
अगर कोई मतलब ब्लडी ब्लडी हीमोराइड नहीं है, ब्लड फर्स्ट वैसे फर्स्ट ग्रेड पे ही होता है हीमोराइड्स, ये हीमोराइड की ग्रेडिंग होती है, ये फर्स्ट ग्रेड पे ही होता है नॉर्मल जो है। सॉरी सॉरी सॉरी, वेयर इट इज हैज गॉन, रियली सॉरी। ये ठीक है, तो फर्स्ट में हीमोराइड्स क्या हो गया, फर्स्ट ग्रेड था। ये जस्ट हम सपोर्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, काउंसलिंग द पेशेंट और स्टार्ट कोई स्टार्टिंग वगैरह एडवाइस कर लेंगे, या ये नहीं करना कि रेफर टू, अगर हाँ बहुत ज़्यादा आ गया ये आगे आएगा, ये विजिट में हम आगे पढ़ेंगे। बाकी 6-7 सारे टॉपिक, विजिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीड है, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, और लेबर के टॉपिक है, ठीक है, लेबर और कुछ ड्रग्स है, वो हम मैं विद इन 15 मिनट में वो मैं करा सकता हूँ, वो मैं करा भी दूँगा, इसकी एग्जांपल भी देता हूँ कि वो कितना इजी है हमारे लिए। ये वेरिकोसिटी है, ये वेरिकोस वेन है, ठीक है, ये ऐसे ये देखें मीन आर्टेरियल प्रेशर और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये डिक्रीज कब हो गया जी, ये भी एमसीक्यूज है जो कि आता है, और जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वही मैं उन पे ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज, और एस बी आर तो कन्फर्म है, ये है 10, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और 10 वीक में, 10th वीक, ये एस बी आर। और मीन आर्टेरियल प्रेशर अभी बताया यार, अभी मीन आर्टेरियल प्रेशर 24 वीक। मीन आर्टेरियल प्रेशर का क्या फार्मूला है, मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन सिंपल आप ले लें, सिस्टोलिक प्लस डायसिस्टोलिक डिवाइडेड बाय 2, ये मीन। वैसे वैसे इसके जब हम सीरियस फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे और है फार्मूला एक और, लेकिन इसमें याद करने के लिए मीन के लिए ये, अब सिस्टोलिक भी डिक्रीज हो रहा है और डायस्टोलिक भी डिक्रीज हो रहा है, और किस में सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, ये 24th वीक में। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर सबसे कम किस में होगा, 24 वीक। और अगर ये प्री एक्लेम्पशिया आ गया, ये आ गया, अगर आपके पास पहली फर्स्ट रीडिंग यू हैव नॉट एनी रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट रीडिंग, तो आपको कैसे पता चलेगा ये इट इज रिस्क फैक्टर फॉर प्री एक्लेम्पशिया एक्लेम्पशिया, ठीक है। ये ये भी कर लिया। अब ये देखें, ये किस पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में। अब इंफीरियर वेना केवा, ये सुपाइन पोजीशन में, ये क्या है जी, अपना क्या कहता है वर्टिब्रा, सुपाइन पोजीशन, और ये इंफीरियर वेना केवा पड़ा है, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटता है प्रेग्नेंट, ठीक है, उसे या बोले कि तकिया नीचे, तकिया रखे, ठीक है, नीचे। अब इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस होगा, तो इससे क्या होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, और बीपी क्या होगा, डिक्रीज, और पेशेंट क्या होगा, फेंट 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 फेंट। अब ये आया पड़ा है, आया पड़ा है रिपीटेड, कि जस्ट हमने, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी मैंने सिंपल समझा दी कि फिर आंखों कमज़ोरी होती है, ये हल्के हर चीज़ नॉर्मल है, तो हमें वी हैव टू आस्क कि किस पोजीशन में आप लेटते हो, तो कौन सी पोजीशन, वो बोलेगा सुपाइन पोजीशन। फिर हम क्या बोलेंगे, आपने लेफ्ट लेटरल, प्लीज कौंसल करेंगे, लेफ्ट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, ये इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम से बचने के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन।
ये अभी मेटर्नल पोजीशन, अगर सुपाइन है तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, ठीक है। दो चीज़ें याद हो, सुपाइन पोजीशन में डिक्रीज, सीटिंग पोजीशन में इंक्रीज, बाकी हर चीज़ में इंक्रीज एक्सेप्ट उसमें। इसलिए वेरीज, कार्डियक आउटपुट वेरीज बाय मेटर्नल पोजीशन। तो आइडियल क्या पोजीशन होनी चाहिए, लेफ्ट लेटरल। कि पेशेंट अगर सुपाइन में लेटा है, प्रेग्नेंट लेडी एट 20 वीक, जब अम्बिलिकस पे आ जाता है अपना, ये आगे सारा आएगा, इतना इजी करके आएगा कि डेटिंग हम कैसे करते हैं, इतना इजी। तो व्हाट शुड बी वी, ये बार बार मैं कह रहा हूँ इंफीरियर वेना के बाद पीछे बराए मेहरबानी देखें, जस्ट वी हैव टू काउंसल इट कि आपने, यू हैव टू चेंज योर पोजीशन प्लीज, डू इट एंड आइडल एंड टेल हिम द आइडियल पोजीशन फॉर प्रेग्नेंट लेडी व्हिच इज लेफ्ट लेटरल। ओके। तो ये एमसीक्यूज है कि कार्डियक आउटपुट वेरीज, तब्दील होता है बाय मेटर्नल पोजीशन। ये है इंफीरियर वीना के बाद कंप्रेशन, ठीक है। सुपाइन हाइपोटेंशन डिसऑर्डर इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम, ये सारी मेरे पैथोफिजियोलॉजी बता दिया। और ये इस आपने क्या करना है, ये है जी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। क्या ट्रीटमेंट है इसकी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ये है जी, ऐसे प्लीज लेफ्ट लेटरल पोजीशन। बाकी कुछ भी नहीं करना कि उसका डॉपलर करवाओ, अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ये बला बला बला। अच्छा जी, ये हीमाटोलॉजिकल। अब मैंने कंसेप्चुअली आपको बोला था, आपने याद रखना है। प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हुआ था हमारा, इंक्रीज, ठीक है। ये है, ये पहले मैंने बताया। अब ये डबल इंक्रीज हो रहा है, आरबीसी भी इंक्रीज हो रहे हैं, और ये डबल इंक्रीज हो रहा है, तो हिमेटोक्रिट क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज। अब जिसको पीसीवी, पैक सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट का आइडिया नहीं है, तो वो ये याद कर ले कि फ्लूइड फ्लूइड को, ये फ्लूइड पार्ट को हम कहते हैं है अपना प्लाज्मा वॉल्यूम, और नॉन फ्लूइड पार्ट, सॉलिड पार्ट को हिमेटोक्रिट। अब पानी ज़्यादा बढ़ा और सॉलिड पार्ट जो है वो कम बढ़ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली, रिलेटिवली इसे कहते हैं, रिलेटिवली हिमेटोक्रिट शुड डिक्रीज, ठीक है। पहले दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, आरबीसी भी, लेकिन इस आरबीसी को सॉलिड ले लें और लिक्विड क्या, प्लाज्मा वॉल्यूम, ये डबल इंक्रीज। वो ये 50% इंक्रीज हो रहा है, वो 30% इंक्रीज हो रहा है आरबीसी, ठीक है। तो हिमेटोक्रिट शुड बी डिक्रीज। हिमेटोक्रिट है क्या, इट इज अ सॉलिड पार्ट, इट इज अ सॉलिड पार्ट ऑफ आरबीसी, ठीक है। अगर एक बर्तन में, ये आपको मैं एक सिंपल सर नजीब वाली डायग्राम पे ये मैं समझा देता हूँ। ये है जी एक ट्यूब, इधर ये सारा प्लाज्मा वॉल्यूम है, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा वॉल्यूम, ये क्या है, आरबीसी। इसको हम क्या कहते हैं, पीसीवी। ये नॉर्मल है। अब होता क्या है कि प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी में, आरबीसी उससे होता इंक्रीज है, लेकिन रिलेटिवली कह रहा हूँ, अगर ये 50% है, जो कि 50% ही होता है इंक्रीज, और ये 30% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये वो नॉर्मल है, वो ये देखें ऐसे, ये डिक्रीज, ये सारा पानी ज़्यादा, ये पानी वाला हिस्सा ये ज़्यादा है, ठीक है। और ये नीचे चले आएंगे डेंसिटी की वजह से, ये सॉलिड। तो हिमेटोक्रिट क्या होगा, डिक्रीज। ये एमसीक्यूज है, प्लीज रिमेंबर दिस। अच्छा, अनीमिया कौन सा होगा, जो भी बताएगा। आयरन, जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बता रहे हैं वो थोड़ा सा
चेंज कर ले. इट इज अ प्रेगनेंसी इंड्यूस फिजियोलॉजिकल एनीमिया. अच्छा, मरमर कौन सा आएगा? मरमर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मरमर, ये आपको फिजियो में भी याद रह जाएगा. मरमर क्यों? प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, फ्लूइड कार्डिक पोर्ट ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं क्रिशेंडो, क्रिशेंडो, डिक्रिशेंडो, मिड सिस्टोलिक मरमर. ये ये प्रेगनेंसी में याद कर ले, ये नॉर्मल होता है. एक पेशेंट अनीमिया के साथ आया है, ठीक है, आपने उसके अपना हिमेटोक्रेट देखा है, वो डिक्रीज है, ठीक है. आपने फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए टू रूल आउट एनी अनीमिया, यानी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. टू अस्कल्टेट crescendo decrescendo mid stolic murmur is the normal physiological murmur अपना ऑन अस्कल्टेशन. ठीक है, ये लिख दिया, आप नोट कर लें. क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मिड सिस्टोलिक, mid systolic murmur in pregnancy which is normal. Please note it that. If we hear on stethoscope crescendo decrescendo mid systolic murmur, mid systolic murmur होते हैं क्लिक क्लिक क्लिक, ठीक है. जो शू शू, जो सिंपल लैंग्वेज में हमने क्योंकि करी हुई है ना ये ट्रेनिंग, शू 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 अपना डायस्टोलिक होते हैं, टक टक क्लिक क्लिक क्लिक, टक 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 टक, जैसे घड़ी की होती है, ये सिस्टोलिक होते हैं, ठीक है. अब क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो क्लिक टिक क्लिक टिक क्लिक, वो ये सारा आपको सीवीएस में इजीली समझाएंगे. और ये प्लीज़ नोट दैट ये नॉर्मल होता है, वो किसकी वजह से होता है? ये ड्यू टू इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, ड्यू टू डिक्रीज विस्कोसिटी, नॉट ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ये है जो प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है. ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है. ये सारा हमने ये लाइन भी दी हुई है. फिजियोलॉजिकल एनीमिया इज नॉट ट्रू एनीमिया. तो कौन सा मरमर हम रूल आउट करेंगे? क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मरमर. ये पेपर में आप चेक करें, मेडिसिन वालों ये परेशान हो जाते हैं. क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मरमर, ये रूल आउट करेगा फॉर अदर एनीमियाज. ओके. अच्छा जी.